this country. और इसी समय जो तमाम बड़ी खबरें चल रही हैं इस पूरी हलचल को लेकर, इस पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष मिलेगा हर हमले का जवाब पाक से होगा पूरा हिसाब, क्योंकि जो हिमाकत की गई है, हमला किया गया, उसका जवाब दिया और पाकिस्तान से पूरा हिसाब किताब भी होगा। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेजर जनरल अशोक कुमार, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एयर मार्शल VPS राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एमएसडर संजय भट्टाचार्य जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल चोपड़ा, शुरुआत आपसे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हिमाकत की, 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन माकूल जवाब मिला। ये हमारी क्षमताओं को दर्शाता है। आज जैसे जय हिंद व्यूअर्स, जैसे कि आपने बताया कि हमारे जो हमने टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया था 9, उसके खिलाफ पाकिस्तान ने हमारे नॉन एस्केलेटरी मेजर्स के बाद भी 15 शहरों में अटैक किया, जिसमें कि काफ़ी एयरफील्ड से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी और सिविल एरियाज़ में भी इन्होंने किया है। पर जैसे कि इंडियन आर्मी 24/7 365 डेज रेडी रहती है, तीनों डिफेंस सर्विसेज, हमने एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन करके जो हमारी S-400 मिसाइल्स हैं और बाकी जो AD सिस्टम्स हैं, उससे उनको बर्बाद हवा में ही कर दिया। कुछ एक इनके मिसाइल हमारे एरिया में, सिविल एरियाज में गिरे हैं, जिनके क्रेटर्स देखने को मिले हैं। अभी उनको आइडेंटिफाई करा जा रहा है और बाद में उनके प्रमाण पूरी पब्लिक को दिखाए जाएंगे, विदेशों को दिखाए जाएंगे। इसके बाद हमने उनको बताया था कि हम कोई भी ये हमारी जो अटैक्स हैं या जो स्ट्राइक्स हैं नॉन टेररिस्ट कैंप पे, वो हमारी नॉन एस्केलेटरी है। बिल्कुल, हम एक ही बारी करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। अगर आपने हमारे ऊपर कुछ किया तो हम उसी इंटेंसिटी में, उसी डोमेन में आपको अटैक करेंगे। तो उसको देखते हुए हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उस पर एकदम कार्रवाई की और हमारी मिसाइल्स और ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान के बड़े शहरों पे, रावलपिंडी जी, लाहौर जैसे तमाम जगहों पे बिल्कुल एक तरीके से अटैक भी किया। बिल्कुल सर, आता हूं आपके पास है मार्शल VPS राणा जी। आपको लगता है कि S-400 जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम की एक मजबूत कड़ी है, उसने साबित किया है कि भारत जब ये कहता है कि शांति की पहली शर्त शक्ति है, तो वो शक्ति साबित हुई है? किस तरह से देखें इसको? जी धन्यवाद। देखें, आज की लड़ाई, अगर जितनी भी सुबह से जितने भी एक्शंस दोनों तरफ से हुए हैं, अगर हम इसको एक नज़रिए से देखें तो ये दोनों तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम की परीक्षा थी दोनों साइड से। और क्योंकि हमने उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को नाकाम किया, लेकिन उससे पहले, क्योंकि जैसे आपने बताया, ऑलमोस्ट 15-16 एयर बेसिस पे और सिटीज़ पे उन्होंने हमला किया था। और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उनको उनके जितने भी हमले थे उनको नाकाम करने में सफल रहा। लेकिन इसमें सिर्फ S-400 की बात नहीं है। S-400 एक बहुत अच्छा और डेवलप्ड सिस्टम है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि जो HQ-9 बैटरी जो तबाह हुई है और S-400 दोनों का प्रेडिसेसर इज S-300। सो ये सिमिलर सिस्टम है। और सो ये दिखाता है सर, कि ये स्पष्ट कर दीजिए HQ-9 कहाँ पे लगा है, थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए भी। HQ-9 जो आपने कई सारे जगह पे है, लेकिन जो रिपोर्ट में जैसे आया है, लाहौर में जो HQ-9 लगा हुआ था एयर डिफेंस सिस्टम, उसका प्रेडिसेसर भी S-300 है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग है चाइनीज की, जो उन्होंने उसको नया नाम HQ-9 दे के किया है। बट अगर आप इनका देखें, वो दोनों का काम करने का सिस्टम सिमिलर है। S-400 भी S-300 का एडवांस वर्जन है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब एक अच्छी ट्रेनिंग होती है तो अच्छी ट्रेनिंग के साथ अच्छा सिस्टम एक अच्छा रिजल्ट देता है। बिल्कुल। तो यही एयर डिफेंस सिस्टम आज जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुए तो हम सारे के सारे हमलों को नाकाम करने में सफल हुए। लेकिन उसमें सिर्फ S-400 नहीं है, उसमें और बहुत सारे सिस्टम है। रडार्स का नेटवर्क है, कम्युनिकेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं, हमारे जो इंडिजिनस सिस्टम है, आकाश है, एंड आई एम श्योर और आर्मी के भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो ये सारा सिस्टम एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। एक अपने आप में एक सिस्टम ये सब काम नहीं कर सकता। देयर में जैसे आपने भी किया होगा, देयर इज अ रडार नेटवर्क
जो रात भर 24/7 जो चार्न कर रहा होगा, जो डिटेक्ट करेगा, फिर बिल्कुल। उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ये बताया जाएगा कि ये जो अटैक है ये दुश्मन की तरफ से है, और फिर उसके बाद कोई जो सिस्टम है उसको हम एलोकेट करेंगे। वो सिस्टम एयर डिफेंस गन भी हो सकता है, वो सिस्टम जी। ईगल भी हो सकती है, आकाश भी हो सकता है, S-400 भी हो सकता है, और एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। तो बिल्कुल। ये जी। आपस में समझना बहुत जरूरी है। जी। और ये हमारे पूरे जो रक्षा प्रणाली है एयर डिफेंस सिस्टम का एक बहुत अच्छा प्रूफ है दैट दिस इज वर्किंग लाइक बिल्कुल इंट्रीगेटेड तरीके से देखा जाए तो हमारे पास एक माकूल तैयारी है और जिसको माकूल तरीके से जवाब देने के लिए हमारे पास तैयार। जनरल अशोक कुमार जी, आप किस तरह से देखते हैं कि जो बीती रात हुआ और सुबह जो उसका जवाब दिया गया, ये क्या दिखाता है और क्या बड़ा संदेश देता है? देखिए, आमतौर पर पीस टाइम भी हो, जब इस तरह की एक्टिविटी नहीं भी होती हैं, तभी भी एयरफोर्स का जो IACCS सिस्टम है वो 24/7 अपने सीमा में किसी भी इंट्रूजन को डिटेक्ट करने के लिए काम करता है। जी। इस बार अगर आप ध्यान देंगे कि जो स्ट्राइक कल सुबह हुई है जिसमें 9 टारगेट्स चुने गए हैं, उन 9 टारगेट्स में सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ही टारगेट नहीं हैं, उसमें पंजाब के भी टारगेट्स हैं, और उन टारगेट्स की डिस्टेंस 30 से लेकर के 100 किलोमीटर हैं। और पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो कई अलग अलग नैरेटिव चल रहे थे, कितना इफेक्टिव हुआ, नहीं हुआ, कितने लोग मारे गए, नहीं मारे गए। लेकिन इस बार जो विध्वंस पाकिस्तान में हुआ, जो लोग मारे गए, जो हाफिज सईद एंड मसूद अजहर के अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया, वो पाकिस्तान ने भी एडमिट किया है, इंटरनेशनल एजेंसीज में देखा है, और हिंदुस्तान में तो हर इंसान के सामने है। तो जाहिर है जब हमारा ऐसा प्लान हुआ होगा तो हमने अपने एयर डिफेंस को और सशक्त करके रखना, पहले से तैयारी करके रखना लाजमी था। और उसी का ये नतीजा है कि जब पाकिस्तान के ड्रोन्स एंड मिसाइल्स ने 15 जगहों पर अटैक किया, वो भी प्रिडोमिनेंटली सिविल एरियाज को या मिलिट्री एसेट्स को, तो S-400 का सिस्टम और एयर डिफेंस का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, दोनों ने मिल करके उस अटैक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये बात अलग है कि जब इनकमिंग मिसाइल्स पे भी आप डिस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका कुछ पोर्शन अपने देश में भी गिर सकता है, जिसकी जानकारी कुछ आई हुई है और फर्दर उस पर विवेचना की जा रही है। और जैसा हमारे पहले के स्पीकर्स ने कहा हुआ है, और भारत में विदेश मंत्री की जो आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा था कि हमारा मुद्दा टेररिस्ट और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है। हम पाकिस्तान के सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट एंड आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट नहीं करना चाहते। बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तान है जो उसने इसमें जम्मू एंड कश्मीर में ढेर सारे शहरों में सिविलियंस को मारा है, पूरा आर्टिलरी की फायर खोल रखी हुई है। बिल्कुल, उसमें हमें एक नुकसान भी हुआ है और अपने आप में मासूम लोग जो मारे गए हैं उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से आप टारगेट कर रहे हैं और हम किस प्रकार से आतंक पर चोट कर रहे हैं। मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत ने डिप्लोमेटिक स्तर पर विदेश मंत्री के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है, वी नीड पार्टनर्स नॉट द प्रीचर्स। हमको ज्ञान देने वाले लोग नहीं, हमको सहयोग करने वाले लोग चाहिए जो समझें कि हाँ, आतंक के खिलाफ की लड़ाई के मायने क्या होते हैं। क्या भारत के संदेश को आज दुनिया बेहतरी से सही तरीके से समझ चुकी हो, शायद इसीलिए भारत को दुनिया का समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है? आप अगर देखें, पहलगाम के जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद से वर्ल्ड ग्लोबल रिएक्शन जो आया है उसमें पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिला है, और इसका ये संदेश ये है कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो है उसको पाकिस्तान की ओर अभी केंद्रित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान एक टेररिज्म का एपिसेंटर है, और ना सिर्फ वो टेररिस्ट का प्रमोशन और प्रोपगेशन सिर्फ नहीं, वो वहां से ही बनाते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस बार बाहर से बिल्कुल भी सहायता नहीं मिला, कुछ जो सिवाय एक दो कंट्री, उनको किसी ने पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिला। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि हमारे जो पहला सिंदूर जो था, ऑपरेशन सिंदूर, जो टारगेट किया गया था टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस पे,
उसका बहुत भारी प्रभाव पड़ा पाकिस्तान पे, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेस है उनको ये पता चला कि टेररिस्ट जिसके साथ वो जुटे हुए हैं, और वहां पे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट भी है, इस्लामिस्ट फैक्टर्स भी है, ये तीन बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इस्लामिस्ट, टेररिस्ट और आर्मी। तो इनको पता चला कि पब्लिक डिस्कंटेंट जो है, लोग बहुत नाराज है, उनको अभी कुछ करना होगा, बाहर से कुछ सहायता नहीं मिल रहा है, तो इसलिए काफी डेस्परेट है। बिल्कुल, वो डेस्परेशन दिखाई भी पड़ा। जनरल चोपड़ा, जल्दी से इस बात को समझना चाहेंगे क्योंकि अभी ये स्थिति सेटल होती दिखाई नहीं पड़ रही है और हम उसी मोड में हैं, उसी तैयारी में हैं। किस प्रकार की स्थितियों के बीच से हमारी तैयारी मौजूदा स्थिति में खड़ी दिखाई पड़ रही है? देखिए, जैसे कि बताया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस 24/7 365 डेज ऑफ अलर्ट पे रहते हैं। बिल्कुल, अभी तो रेड अलर्ट है, तो हम कोई मौका नहीं देंगे, चाहे वो एलसी पे हो, चाहे वो इंटीरियर्स में हो, चाहे वो हेडक्वार्टर्स में हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कहते हैं कि आर्मी में कि अटैक द माइंड ऑफ द एनिमी कमांडर। एग्जैक्टली। हमने जो अपने स्ट्राइक्स की हैं 9 इंटीग्रेटेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को मिला के, चाहे वो नेवी ने की है, वो उधर एक्सरसाइज कर रहे थे अरेबियन सी में, एयरफोर्स कल एक्सरसाइज कर रही थी जोधपुर में, और आर्मी पूरे एरिया में आर्टी फायर कर रही थी साथ साथ, क्योंकि दुश्मन को जवाब देने के लिए, और स्मॉल आर्म्स फायर कर रही थी, और हमने सिविल डिफेंस भी रखी थी। उसी के बीच में हमने जो स्ट्राइक्स की 9 टारगेट्स पे, पाकिस्तान और पीओके में पहली बारी है जहां होल नेशन अप्रोच और इंटीग्रेटेड सर्विस अप्रोच है। जो टारगेट थे वो 6 से लेके 100 किलोमीटर के ऊपर थे, और वो सारे जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे सीधा जो है जो उनके आसिम मुनीर साहब जो चीफ हैं, उनकी तकरीबन नाक कट गई है, और वो उसको बदला लेना चाहेंगे क्योंकि हार नहीं मानना चाहेंगे। इस करके लिए वो रिटेलिएट अटैक, लेकिन हार नहीं मानना चाहेंगे, खड़े कहां पे हैं ये भी उनको जमीनी हकीकत देखनी पड़ेगी। एयर मार्शल वीपीएस राणा साहब, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रीसियस तरीके से हमला किया और सटीक हमला किया, उसके बाद में आज भी जब हमने माकूल जवाब दिया है, तो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम उनका तबाह हुआ, अन्य जगहों पे भी नुकसान की लगातार खबरें आ रही हैं। ये सटीकता क्या बयां करती है और कहां पे हमारी तैयारी और हमारे दुश्मन की तैयारी? ये बड़ी बात तो यह है कि जो हम आज की वॉरफेयर में हम जो कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एज होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो सैन्य सामान है वो टेक्नोलॉजिकली दुश्मन से सुपीरियर होना चाहिए, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जो हमारे केस में है। मोस्ट ऑफ द वेपन जितने भी हमारे हैं, चाहे वो रडार्स हैं, चाहे हमारे ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स हैं, चाहे हमारे ड्रोन्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे इन सारे अटैक्स में, वो सारे हाई एंड टेक्नोलॉजी रखते हैं अपने आप में। तो जैसे लगभग 7 जो एयर डिफेंस के ठिकाने हैं पाकिस्तान के जो आज ध्वस्त हुए हैं, उसमें जो हमारे स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स हैं, जो इजरायली हार्पीज हैं या हारॉप्स हैं, ये अपने आप में एक क्रूज मिसाइल और ड्रोन का एक मिश्रण है। तो ये एक ड्रोन की तरह जाता है, मिसाइल की तरह अटैक करता है, कामिकाज़े दिस थिंग। तो जो पाकिस्तान ने बोला कि हमने 25 ड्रोन्स को हमने अटैक किया, वो 25 ड्रोन तो गए ही वहाँ पे डायरेक्ट कामिकाज़े अटैक के लिए थे, और उनको वो सारे के सारे जितने भी ड्रोन गए वो सक्सेसफुल हुए बिना किसी डिटेक्शन के बाय आर्मी पाकिस्तान एयर डिफेंस। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एज है, और दूसरा उससे उसके साथ में जो आपकी उसको सिस्टम्स को यूज में लाने के लिए जो ट्रेनिंग है, ये 2 चीजें आज के बिल्कुल वो मिलके हमको हमारे दुश्मन से बेहतर स्थिति में खड़ी करते दिखाते हैं। जनरल अशोक कुमार जी, किस तरीके से, क्योंकि हर एक के मन में सवाल है कि अब आगे क्या, उसने कोशिश की हमारे दुश्मन ने, हमने उसको नाकाम किया, लेकिन अब यहां से आगे क्या, जल्दी से संक्षेप में। अब देखिए, अगर आप इस क्रम को देखिए तो पहला एस्केलेटरी एक्शन पाकिस्तान ने लिया था जब उसने पहलगाम में अटैक किया था। इंडिया ने कल उस पर रिस्पांस किया, और इंडिया को उस एस्केलेशन को आगे ले जाने का काइनेटिक डोमेन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो कि पब्लिकली हर गवर्नमेंट के ऑर्गन ने उसको कहा हुआ है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर था कि क्या वो उसको समझता है
या फर्दर एस्केलेटरी लैडर पे आगे जाता है। जी। जिस तरह से उसने 15 जगहों पे अटैक किए, जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की जनता को मारने की कोशिश कर रहा है सीज फायर को तोड़ करके, ये दिखाता है कि वह अभी एस्केलेटरी लैडर पर आगे जाना चाहता है। और आज की भी प्रेस ब्रीफिंग इसीलिए एम्फेसाइज किया गया कि अगर वो कुछ करेगा तो जाहिर है हम जवाब देंगे, क्योंकि हम हमेशा भी जवाब देते रहे हैं, लेकिन सशक्त और इफेक्टिव जवाब देते रहे हैं। अब देखते हैं कि अगला एक्शन हमको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या करता है, खासकर ऐसे जवाब देने की बात लगातार सरकार कह चुकी है और सैन्य बल तैयारी अपनी बिल्कुल नाकाम हो गए हैं और उसकी ट्रेनिंग सबके सामने आ गई है। उनके सांसद पार्लियामेंट उनके रो रहे हैं, बिल्कुल कलाई भी खुल गई है। सच्चाई है मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी, सवाल यही है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े हुक्मरान रो रहे हैं, अपने चेहरा छुपाते घूम रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यूएन के मंच पे टीआरएफ को कैसे सपोर्ट करने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की गई, ये एक बार फिर से हमारे विदेश मंत्रालय के माध्यम से स्पष्ट किया गया। तो यूएन हो या तमाम दुनिया के देश हो, कहीं उसको कोई शरण नहीं दे रहा, कोई संरक्षण देता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हर जगह एक तरीके से उसकी कलाई खुली है। यूएन में तो अभी सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान नॉन परमानेंट सीट पे बैठा हुआ है। उसने सोचा था कि इससे उसको कुछ फायदा होगा, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब इस बात के ऊपर बातचीत चली तो उनको बहुत सख्त सवालों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाकी देश जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जिनके साथ हमारे विदेश मंत्री, हमारे एनएसए ने भी डायरेक्ट बातचीत की है, उन देशों ने पाकिस्तान से बहुत सख्त सवाल पूछा और पाकिस्तान ने देखा कि वहां पे जो उन्होंने सोचा था एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज हो गया। जी, कोई भी देश से उनको सपोर्ट नहीं मिला। इस्लामिक कंट्रीज जो कि पहले पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे, इस बार उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सऊदी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पे अभी दौरे पे आए हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बातचीत हुआ है, विदेश मंत्री, एनएसए का, बहुत सारे देश के उनके काउंटर पार्ट्स के साथ बात हो रहा है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कल या परसों शायद आईएमएफ का भी मीटिंग होने वाला है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है और इसके बारे में भी आईएमएफ में, क्योंकि ये एक बहुत ही टेररिस्ट नेचर का अटैक अभी हाल में हुआ है, आईएमएफ का भी उस पर कुछ प्रभाव होना चाहिए। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं सर, आईएमएफ की कल बैठक है और उसमें भारत स्पष्ट कर रहा है कि आर्थिक मोर्चेबंदी भी करेंगे, क्योंकि आपको पैसा मिलता है और पैसा जाता कहां है? आतंकियों की जेब में, उनके शरण स्थली में। तो ये देखना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप चारों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।